आधुनिक भारत। भारत के इतिहास में जो तीन विभाजन है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें तो मूल स्वरूप जिसने इस पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को निर्धारित किया है वो आर्थिक संरचना और अर्थव्यवस्था में होने वाले लगातार परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो प्राचीन भारत में जिस प्रकार देखते हैं कि प्राचीन भारत में भारत उपभोक्ता सामग्री का सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था और इस बात की पुष्टि कई सारे यूनानी लेखकों ने भी की है और भारतीय इतिहास में भी भारत की समृद्धता दिखाई देती है। उपभोक्ता सामग्री का निर्यातक और बुलियंस, सोने और चांदी की आवक इस देश में, इस प्रकार के व्यापार संतुलन से भारत की समृद्धता स्पष्ट होती थी प्राचीन भारत में। मध्यकालीन भारत में भी इस्लाम के आने के बाद या खासकर मुगलों के आने के बाद व्यापार का जो एक संदर्भ था वो लगातार बढ़ा और खासकर यूरोपीय व्यापार के साथ भारतीय व्यापार का जब समन्वय हुआ तो उस दौरान भी हम देखते हैं कि भारत उपभोक्ता सामग्री का निर्यातक बना रहा और सोने और चांदी इस देश में लगातार आते रहते थे। मगर आधुनिक भारत में खासकर जब यूरोपियन कंपनी ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और ब्रिटिश एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गई तो मौलिक रूप से ब्रिटिश ने अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति को केवल और केवल एक ही संदर्भ में निर्धारित किया कि किस प्रकार इस व्यापार संतुलन को परिवर्तित किया जा सके। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत भारत उपभोक्ता सामग्री का आयातक बन गया और बुलियंस यानी सोने और चांदी का लगातार निर्गमन इस देश से होता चला गया और इस प्रकार के परिवर्तन ने भारत की जो आर्थिक समृद्धता थी उसे गरीबी में परिणत कर दिया और 1947 तक जब ब्रिटेन भारत को छोड़कर गया उस समय भारत एक गरीब देश बन गया था। मगर आधुनिक भारत के इस संदर्भ को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस प्रकार भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति जहां पर भारतीय अपनी क्षेत्रीय पहचान से जाने जाते थे, यहां पर भारतीयों की पहचान एक क्षेत्रीय स्तर पर थी, जैसे बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, इस तरह के भाषाई संदर्भ के आधार पर थी। इन सभी भाषाई चेतना या क्षेत्रीय चेतना के ऊपर जो लगातार राष्ट्रवाद का विकास हुआ और भारतीयता की चेतना उस पर हावी हुई, इस संदर्भ को हम लोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1857 के विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एक शानदार सेंटेंस हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं कि ब्रिटिश ने जिन उपकरणों की सहायता से भारत में औपनिवेशिक शासन को मजबूत किया, लगभग उसी उपकरण की सहायता से भारत में राष्ट्रवाद का विकास और अंततः ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका। ये जो सेंटेंस है ये इसको विश्लेषण करने के लिए परीक्षा में, एग्जामिनेशन में कई बार आता है और ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप एक ब्रिटिश शासन तंत्र की पूरी प्रणाली आपके सामने एक साथ दिखाई देगी। तो एक ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि ये कितना आसान तरीका है। इस ग्राफ पर एक नजर डालिए।
1857 के बाद हम भारत में राष्ट्रवाद का विकास देखते हैं, तो जब ब्रिटिश शासन तंत्र यानी कि ब्रिटिश संसद ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की कई सारे संस्थागत विकास के माध्यम से, तो इसे हम ब्रिटिश सरकार की संगठनात्मक पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं। और इसी के समानांतर भारत में राष्ट्रवाद का विकास भी उभर कर सामने आया। राष्ट्रवाद का विकास उभर कर सामने आया। फिर 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो यह राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में परिणत हो गया। इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में परिणत हो गया। और इसी के समानांतर ब्रिटिश ने विभाजन और शासन की नीति भी अपनाई। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को रोकने के लिए विभाजन और शासन की नीति अपनाई। और खासकर 1915 में गांधी के आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन में परिणत हो गया। और इस जन आंदोलन का प्रभाव ब्रिटिश पर पड़ा कि ब्रिटिश उस जन आंदोलन से सामंजस्य की नीति अपनाने लगी। और जब औपनिवेशिक शक्ति सामंजस्य की नीति अपनाने लगती है, तो उसका नियंत्रण जो है वो कमजोर होता चला गया। और 1947 में यह नियंत्रण शून्य हो गया। सामंजस्य की नीति है और ये जन आंदोलन है। मैं आपको पुनः इसको विश्लेषित करूंगा कि ये जो ग्राफ है 1857 के बाद, इसमें संगठनात्मक नीति ब्रिटिश की है, इसके समानांतर भारत में राष्ट्रवाद का विकास है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जो राष्ट्रवाद है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में परिणत हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में परिणत हो गया तो ब्रिटिश ने इसके समानांतर जो नीति बनाई वो विभाजन और शासन की नीति थी। मगर गांधी के आने के बाद जब यह राष्ट्रवाद जन आंदोलन में प्रेरित हो गया, तो इस जन आंदोलन का प्रभाव यह था कि ब्रिटिश लगातार उस जन आंदोलन से बचने के लिए सामंजस्य की नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया। और जब औपनिवेशिक तंत्र सामंजस्य की नीति अपनाता है तो उसका प्रभाव यह था कि 1947 में उसकी जो नियंत्रण थी वो समाप्त हो गई। और इस प्रकार राष्ट्रवाद अपने चरम सीमा पर भारत की आजादी के साथ समाप्त हुआ। इस तरह के ग्राफ को समझने से आपको किस प्रकार आधुनिक भारत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये आपको काफी मदद मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि अगर गांधी का यह प्रभाव 1915 में दिखाई पड़ता है, तो गांधी के सारे संदर्भों को उनके जन आंदोलन की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है। गांधी ने 3 जन आंदोलन प्रेषित किए थे। 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो गांधी की
3 महत्वपूर्ण आंदोलन के चरण हैं। इसे हम लोग संघर्ष विराम संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। संघर्ष विराम संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, और इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आंदोलन की तीव्रता लगातार बढ़ती जाती है, यानी आंदोलन का सामाजिक आधार लगातार बढ़ता जाता है, आंदोलन की तीव्रता भी लगातार बढ़ती जाती है। असहयोग आंदोलन से सविनय आंदोलन और फिर अंततः भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह का जो प्रयोग गांधी के परिप्रेक्ष्य में किया गया और गांधी ने भारत में किया, इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे आंदोलन की तीव्रता बढ़ती जाती है, वैसे ही जो गांधी का एक लगातार प्रयास है स्वराज स्थापित करने का, उसके मायने भी बदलते जाते हैं। हालांकि शाब्दिक परिवर्तन नहीं होता। 1920 में भी गांधी ने स्वराज प्राप्ति का उद्देश्य बताया, 1930 में भी स्वराज प्राप्ति और 1942 में भी स्वराज प्राप्ति, मगर जो संघर्ष की पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल अलग है और उसके प्रभाव और प्रमाण भी अलग अलग हैं।